फ्रेंड जय हिंद। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का दूसरा पार्ट नहीं दूसरा यानी मतलब उससे ही रिलेटिव आगे लेके चलूंगा, लेकिन ये हमारा पार्ट दूसरा होगा। वैसे आपने हिस्ट्री तो कई बार पढ़ी होगी, ऐसा नहीं आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं, आपने हिस्ट्री कई बार पढ़ी होगी। लेकिन क्या करते हैं, हिस्ट्री हर पेपर में पढ़ते हैं, हर पेपर के लिए पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैं आपके लिए इस प्रकार से लाया हूँ, रिलेटिव करके चलूंगा एक एक चीज़ को कि जिससे आप दोबारा हिस्ट्री को भूलें ना। वैसे हिस्ट्री है तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन कब इंटरेस्टिंग है जब हमें समझ में आए, वरना हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ये एक हमारे ऊपर बोझ सा रहता है। तो आप अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला दे रहा हूँ कि इसके बाद आपको दोबारा किसी की हिस्ट्री की क्लास देखने को नहीं मिली। अगर आप मन से देखें, एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो मैं कहानी बना के चलता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए मैं आपको जो हो गया तो आगे स्टार्ट करता हूँ। पहले हिस्ट्री को कितने भागों में बांट लिया था? 3 भागों में। आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक, ये 3 भाग थे, इनमें बांट लिया था। एक पहले वाले में क्या था, उसमें पत्थर मिले थे तो पाषाण काल हो गया था। सेकंड वाले में सिंधु सभ्यता आ जाती। तीसरे ऐतिहासिक वाले में क्या था, जो हम कुछ हमारा पुराना इतिहास जो राजवंश वगैरह हो गए वो सब हम पढ़ते हैं, वो उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा कहाँ पे चल रहा था, हमारा हो गया था पुरातात्विक इतिहास हो गया था पूरा। हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण भी पढ़ लिया था, क्या क्या उसमें पाया जाता है ये भी पढ़ लिया था। आग की खोज कहाँ हुई थी, और सबसे पहले गेहूँ जौ काहे की खेती हुई थी, जानवर कौन सा मिला था, हमने ये सारा पढ़ लिया था। तो इसमें कुछ रिलेटिव है इससे ही, वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब ये चल रहा था सिंधु सभ्यता पे आ रहे थे, सिंधु सभ्यता से पहले कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण हो वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे विश्व पुरातात्विक संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए, पुरातात्विक क्या होती है, ये म्यूजियम, एक म्यूजियम होता है ना, जैसे हमारे देखे होंगे आपने म्यूजियम होते हैं बड़े बड़े से, उनमें पत्थर या छोटी छोटी चीज़ें म्यूजियम में बना रख ली जाती हैं, जिससे आगे आने वाले टाइम में लोग उसे देख सकें कि क्या था क्या नहीं था। उसी प्रकार से पुरातात्विक स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है, वो है कोपेनहेगन में। विश्व पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये पड़ता है डेनमार्क में। और डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में। ये जानकारी आपको पता। अच्छा, उसके बाद अगर पूछे भारत का पुरातात्विक स्थल संग्रहालय कहाँ है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, ये है भारत का, ये पड़ता है उड़ीसा में, नहीं भोपाल में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था पहले मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय करके था। और अब क्या हो गया है, उसके बाद इंदिरा गांधी संग्रहालय हो गया। लेकिन एक चीज़ है, इंदिरा गांधी ना होके अगर हमारे शहीदों के नाम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम पे रखे ना, वो सब पॉलिटिक की बात है, हमें लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसा है वैसे आज के टाइम इसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भोपाल में पड़ता है। फिर आ जाता है हमारा कि भारत में पुरातात्विक वैज्ञानिक अगर आपसे पूछ लिए जाए, पुरातात्विक वैज्ञानिक क्या होते हैं, जो उनके बारे में खोज करते हैं, उनके सारा विवरण करते हैं पुरातात्विक चीज़ों के बारे में। तो वो पूछ लिया जाए तो वो कौन थे भारत में, अगर पूछ लिया जाए भारत में तो कनिंघम थे। भारत में कौन थे, कनिंघम। अगर विश्व में आपसे पूछ लिया जाए, विश्व में ब्रूस करके थे, शायद जॉन ब्रूस करके थे। और उसके बाद जॉन ब्रूस ये कौन थे, ये भूगर्भ के वैज्ञानिक थे। जैसे किसी चीज़ की खोज होती है, क्या वो आपको ऊपर ही थोड़ी पड़ी मिल जाएगी, भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर जाना, उसके बारे में जानकारी लेना, तो वो भूगर्भ हो गया। तो ये भूगर्भ के वैज्ञानिक थे, कोई इतिहासकार नहीं थे, ये चीज़ आप याद रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि अगर पूछ ले विश्व पुरातात्विक संग्रहालय, विश्व पुरातात्विक संग्रहालय ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ है, ये कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है, अभी मैंने बताया आपको, कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है, डेनमार्क। अब नोट लीजिए, और डेनमार्क यूरोप में, आपको ये पता है। अगर उसके बाद पूछ ले कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, ये तो विश्व का हो गया, पूरे विश्व में भारत का भारत का पुरातात्विक संग्रहालय अगर पूछा जाए तो वो हमारा कहाँ है, भोपाल में पड़ता है ये भारत का
इसका नाम क्या है? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय। पहले तो मानव संग्रहालय था, फिर अब है इंदिरा गांधी संग्रहालय। नाम भी इसका आप लिख लीजिए, नाम चेंज होकर क्या हो गया? इंदिरा गांधी संग्रहालय। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पुरातात्विक विज्ञान के जनक, ये भी आप नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक, ये तो कौन है? कनिंघम। कौन है? कनिंघम है। और विश्व में अगर पूछा जाए कि पुरातात्विक विज्ञान के जनक कौन है, तो वो थे ब्रूस। विश्व में पुरातात्विक विज्ञान के जनक वो कौन थे? ब्रूस, जॉन ब्रूस। और ये कौन थे? भूगर्भ विज्ञानी थे। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता पाषाण काल। कुछ पाषाण काल से चीजें रह गई थी, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। पाषाण काल में क्या था? सबसे पुराना काल ही था पूरा पाषाण काल। कौन सा काल था? सबसे पुराना काल था पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपने ये नोट कर ली होंगी, तो इसे हम रफ करे दे रहे हैं। हमें मानव के बारे में, मानव के जहाँ से अवशेष मिलते हैं वो कौन सा था? पूरा पाषाण काल। जहाँ पे मानव नहीं, आदि मानव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? आदि मानव हुआ करते थे, उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। जहाँ पे हम खाना बदोश हुआ करते थे। कौन हुआ करते? खाना बदोश हुआ करते। यहाँ क्या था? मध्य पाषाण काल में जानवरों के, मध्य पाषाण काल में जानवरों के अवशेष तो हमें मिले थे पशुपालन के, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया था कि जानवर यहाँ पे किस प्रकार से, मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं पाले जाते थे। जानवरों के अवशेष मिले थे, जैसे कुछ जानवरों के जो अस्थियां वगैरह थी वो मिली थी हमें मध्य पाषाण काल से। लेकिन अगर व्यवस्थित ढंग से बात की जाए तो नव पाषाण काल में। अब पहला कौन सा जानवर था? वो था कुत्ता, जिसे पाला गया था। मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। तो अगर पूछा जाए जानवरों के अवशेष, तो ये तो हमें मिले थे मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में वो भी कहाँ से? आदमगढ़ है कहाँ? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, वहां से हमें प्राप्त हुए थे। और उसके बाद अगर व्यवस्थित ढंग से पूछा जाए तो व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि कृषि ही हमारी स्टार्ट हुई थी नव पाषाण काल से। जब कृषि स्टार्ट हुई थी तभी से जानवर पालना स्टार्ट किया था मनुष्य ने। तो जानवर के अवशेष, कृषि, आप बताइए कृषि कृषि किस काल से हो रही है? और उसके बाद आ जाता है जानवर, ये भी पूछा जाएगा वो भी कहाँ से मिला है। तो कृषि का साक्ष्य हो गए पशुओं का साक्ष्य, ये सब नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल से पशुओं के साक्ष्य भी नव पाषाण काल से मिले हैं। पशुओं का भी साक्ष्य न, और व्यवस्थित ढंग से हमने आपको बताया। यहाँ पे अगर मतलब डीपली में एग्जामिनर जा रहा है तब तो वो पूछेगा कि पशुओं के साक्ष्य जो अस्थियों थे वो कहाँ से। अगर उसमें ऑप्शन आ रहा है नव पाषाण और मध्य पाषाण काल, तो आप मध्य पाषाण काल में कर दें। वरना व्यवस्थित ढंग से अगर आ रहा है, यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से, ये आप लिख लीजिए। व्यवस्थित ढंग से मतलब स्थायी। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव सबसे प्रथम पाया कहाँ गया था, मतलब मानव कहाँ रहते थे, तो अफ्रीका में। लेकिन वो कैसे थे? आदि मानव। लेकिन सभ्य मानव की बात की जाए तो वो एशिया में। सभ्य मानव कैसा होता है? सभ्य मानव का मतलब जहां उसने व्यवस्थित ढंग से खेती करना स्टार्ट कर दी थी और जानवर पालना स्टार्ट कर दिया था, पशुपालन, तो वो सभ्य मानव। वो सबसे पहले कहाँ? एशिया में। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आ जाते हैं कि जौ कहाँ सबसे पहले खेती काहे की हुई थी? वो हुई थी जौ। कृषि काहे की हुई थी? जौ। सबसे पहले कृषि हुई थी जौ। अच्छा, जौ ये कहाँ? ईरान में। किस जगह पे? ईरान में। और उसके बाद अगर पूछा जा रहा है, ये सब नव पाषाण काल के हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए चावल कहाँ हुआ था?
जौ और चावल की तो जौ और गेहूं की खेती हुई थी। अगर चावल तो चावल था कोल्डिवा, कोल्डिहवा, ये कहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कोल्डिहवा ये कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद आ जाता है स्थायी जीवन, तो हमने आपको बता दिया कहाँ से था, कृषि के साक्ष्य भी कहाँ से हो गया, जौ भी हो गया, चावल भी हो गया। फिर आ जाता मृदभांड। मृदभांड अच्छा क्या होता है, मृदभांड मैंने आपको कल समझाया था, वो मटके के आकार का था, मटके का आकार का था मृदभांड। ये किस रंग का होता है, अच्छा आप बताइए कि सबसे पहले कौन सा कलर मतलब आए थे, कलर कौन से उस टाइम चल रहे थे, प्राथमिक कलर द्वितीय कलर आप यहाँ मत लेके आइए साइंस वाली बात। यहाँ पे पहले था, जैसे आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी वाली होती हैं, आंगनवाड़ी वाले होते हैं, तो दीवारों पे लिख देते हैं, कुछ भी डेट वेट डाल देते हैं बाहर, आपने देखा होगा किस रंग से डाल देते हैं, गेरुआ रंग आया था, कौन सा, गेरुआ रंग। उससे ही जब मृदभांड कलर किए जाते थे, गेरुआ रंग आया था। जैसे जो ईट बीट के आपने कलर देखे होंगे गेरुआ रंग होता है, तो सबसे पहले कलर कौन सा है, मेरुदंड, वो मेरुभांड, मृदभांड जिसे बोलते हैं, मृदभांड। ये कहाँ थे, मृदभांड में रंग ये गेरुआ रंग हुआ करते थे। और ये हस्तिनापुर, कहाँ, हस्तिनापुर में पाया गया था मृदभांड। मृदभांड कौन सा कलर, गेरुआ, गेरुआ रंग, गेरुआ रंग से इनकी सजावट होती थी, कहाँ, हस्तिनापुर। ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलिए, या फिर मैं इसके आगे लिख रहा। फिर आ जाता कुछ मध्य पाषाण काल की चीजें रह गई थी। मध्य पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण में एक काल में अस्थियों के साक्ष्य, अस्थियों के साक्ष्य मिले थे, कहाँ, मध्य पाषाण काल में। ये भी आप लिख लीजिए, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या था, एक दमदमा यूपी का था, दमदमा, दमदमा यूपी का था, स्थान यूपी में ही। यहाँ पे अस्थियों के साक्ष्य, अस्थियां क्या होती हैं, अस्थियां वो होती हैं, कोई आदमी जानवर जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो गड़ा दिया जाता था, उसमें पहले गड़ा दिया जाता था, तो काफी दिन तक रहते थे, तो उसमें कहीं कहीं पे ज्यादा ही एकदम इकट्ठे कर दिए थे, तो वहां पे बाद में काफी टाइम तक खुदाई उदाई जब हुई तो अस्थियां निकली। तो अस्थियों के साक्ष्य कहाँ मिले थे, दमदमा पे। ये मध्य पाषाण काल में दमदमा उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, वहां पे। उसके बाद हड्डी के औजार, फिर यहाँ हड्डियों के औजार भी बनाए जाते थे। ये कहाँ बनाए जाते, मैं दहा, मह दहा, मह दहा, दो चार बार बोलेंगे आप आ जाएगा, क्योंकि थोड़े नाम अटपटे नाम है इसलिए दिक्कत होती है। मादहा कहाँ है, ये भी यूपी में ही पड़ता है। औजार, अस्थियों के औजार, पत्थर के औजार, ये सब यहीं पे मिले थे। ठीक है, अब हम देखे चलते हैं अपना, इतना तो हो गया हमारा आदि ऐतिहासिक काल से। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, क्योंकि इसे 3 भागों में बांटा गया था। अब आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, वो तो ये पुराना हो गया। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक क्या था, लिखित नहीं था। आदि ऐतिहासिक लिखित था, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे, इस राइटिंग में लिखा था, मान लेते हैं जैसे डॉक्टर की राइटिंग। ऐतिहासिक काल वो तो पूर्ण लिखित था। तो आदि ऐतिहासिक के बारे में जो जानकारियां थी वो मैंने बता दी, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से फंसेगा। लेकिन फिर आ जाता आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था, इसमें मिले थे हमें सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता अच्छा क्या होती है, सिंधु सभ्यता होती है सभ्यता, जैसे हम कोई कपड़े या कुछ भी पहनते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारी सभ्यता होती है। तो ये भी सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे। सिंधु सभ्यता, ये सिंधु नदी जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सिंधु नदी, उसी के किनारे ये सारे बसे हुए थे। और इन्हें सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसे पासे ही सारे बसे हुए थे शहर। काफी शहर मिले थे उसमें, 300 से शायद ऊपर थे, 200 तो उसमें गुजरात में ही मिले थे। तो ये आपको पता होना चाहिए सभ्यता क्या होती है। तो सिंधु सभ्यता से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आता है आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, ये क्या था, ये सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता भी से कहा जाता है। इसमें क्या था, सिंधु सभ्यता का अगर आपसे काल पूछा जाए तो 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना काल इसका माना जाता है, 2300 से सिंधु सभ्यता,
सिंधु सभ्यता का काल 2300 से 1700 ईसा पूर्व, 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं 2350 भी दिया हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप 2300 या 2300 ही कीजिए, क्योंकि ये हम जो डाटा लाते हैं ना, तो कहीं कई जगह से मतलब निकाल के लाते हैं, ये नहीं एक जगह से ही हो। तो ये 2300 से 1700 ईसा पूर्व भी माना जाता है। तो इसमें क्या था, इसमें था सिंधु सभ्यता के लोग कैसे, इसमें पूछा था सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे। सिंधु सभ्यता के लोग नगरीय थे। कैसे लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग नगरीय थे। ये पहचान कैसे हुई थी, ये पहचान ये भी मैं आपको समझाऊं कि ये पहचान किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से बटे थे। इसमें जॉन मार्शल थे, खुदाई किसने करवाई थी, जॉन मार्शल ने। और की किसने थी, ये भी महत्वपूर्ण है, जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई थी। और दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 में इसकी खुदाई की थी। दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खुदाई की थी। जॉन मार्शल जाते हैं और देखते हैं कि काफ़ी क्षेत्र तगड़ा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ना कि बहुत से शहर हैं वो दब जाते हैं, मतलब जब वो शहर सड़कें ऊंची हो जाती तो शहर घर दब जाते हैं, तो वो दबे हुए मकान पड़े थे। उसने ऊपर से नज़र डाली खूब लंबे से, ये क्या है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। ये बहुत बड़ा था, मतलब इसमें लगभग 300 से ऊपर, 350 के करीब वहाँ पे शहर गाँव बसे हुए थे। तो इसने देखा, तो इसने दयाराम साहनी को ऑर्डर दिया कि आप इनकी खुदाई करें। लेकिन खुदाई भी किस प्रकार से करनी है, ये नहीं कि मतलब खोदते ही जा रहे। अगर कोई तगड़ी चीज़ निकल रही है तो वहाँ पर रोक देना है, क्योंकि हमें तोड़नी फोड़नी नहीं है, हमें साबुत निकालने देखना क्या है। तो ये इसी प्रकार से एक बड़ा सा था, उसे खोदते जा रहे। तो ये कह रहे कि यहाँ पे तो कुछ है तगड़ा, तो वो करे छोड़ दो इसे, फिर आगे खोदो, फिर आगे खोदते गए, फिर आगे खोदते वो नीचे देखा, नीचे उतरते चले गए। उनने ऊपर नजर डाली, कह रहे ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी सी बन गई। फिर उन्हें दूसरा खोदना स्टार्ट किया। इसी प्रकार से खोदते उन्हें पूरा खोदा। लेकिन बाद में पता लगा कि अरे हम तो एक कमरे में खड़े हैं, इतने उन्हें खुदाई कर दी। तो बाद में पता लगा कमरे में खड़े, तो उन्हें यहाँ से पता लगा था कि यहाँ पे मकान भी थे, लोग रहते थे। तो यहाँ से उन्हें इस प्रकार से पता लगा। फिर ये वहाँ पे पक्की ईंटें मिली थी, पक्की ईंटें हरियाणा से ही मिली थी, हरियाणा का एक क्षेत्र है वहाँ से मिली थी। तो ये देखा कि मतलब यहाँ के लोग नगरीय थे, कि गांव के लोग कैसे, तो कच्ची ईंटें वगैरह यूज करते हैं। सड़कें थी, वो भी 90 डिग्री का कोण बना रही थी। जैसे इस प्रकार का वहाँ पे एक नाला गटर सा मिला था। ये आ रही हैं सड़कें, ये है, ये आ रही हैं इधर से इस प्रकार से। ये भी सड़क आ रही थी, इधर से भी सड़क आ रही, इधर से भी सड़क आ रही, इधर से भी सड़क आ रही। जैसे सड़कें आ रही थी, बीच में एक गटर था। वो खुदाई करते ही साइड चले गए, कुछ गम 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 हो रहा है। खुदाई करते चले गए, इधर से भी खुदाई करती, आगे जाके पता लगा एक गड्ढा का है। उनने कहा ये क्या है, फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो गड्ढा है, इसमें कूड़ा कचरा शहर वालों का आता है। तो उन्हें पता लगा था कि ये गटर है। फिर इधर से देखा, इधर से भी सड़क, इधर से भी सड़क। तो इस प्रकार से पता लगा था कि ये नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी, कि यहाँ पे शहर के जैसे लोग रहते थे। तो आपको समझ में आ गया सिंधु सभ्यता को क्यों शहरी सभ्यता कहते हैं, और सिंधु सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जहां से मैंने शहरी कहते हैं। तो इस सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, सिंधु सभ्यता वैसे तो दयाराम साहनी अधिकतर लगाते हैं, 1921 में की थी। लेकिन जॉन मार्शल ने खुदाई इसकी करवाई थी। किसने करवाई थी, जॉन मार्शल ने। तो अधिकारी कौन था, अधिकारी था जॉन मार्शल, ये हम लिख लेते हैं। उत्खननकर्ता बोले जाते हैं वो दयाराम साहनी जी थे, अधिकारी थे जॉन मार्शल। और किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। अब भाई इतना बड़ा अधिकारी था, खुद तो करेगा नहीं। 1921 में तो इसने करने के बाद, इसने जैसे खुदाई कर दी थी, खुदाई करने के बाद जो ऊपर जाके मतलब कुछ बनाता है व्यवस्था ऊंचे से, बढ़िया से ऊपर चढ़ता, खूब ऊंचाई से। पहले दूरबीन वो सैटेलाइट वगैरह तो चलती नहीं थी, न कैमरा मैंने चलते थे जो ऊपर से देख लें। तो ये खुद ऊपर जाके देखता है, फिर देखता है कि अरे ये तो सारा नक्शा बना हुआ शहर का है, तो इसका मतलब इसमें शहर के लोग पहले रहते थे। तो जॉन मार्शल ने अधिकारी था, दयाराम साहनी इसके उत्खनन करता थे। और उसके बाद आ जाता है कि इसमें कितने गांव मिले थे, इसमें लगभग गुजरात में 200 गांव मिले थे, गुजरात के ही 200 गांव थे गुजरात में। अब देखिए आप कितने तगड़े यहीं पे गांव मिले थे, कितने, 200 गांव लगभग। गुजरात में कितने मिले थे, 200 गांव मिले थे। और इसके बाद क्या आ जाता है, इतना आप नोट कर लीजिए, सिंधु नदी के किनारे मिला हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि ये वहां पे था। सिंधु है हमारी एशिया की सबसे बड़ी नदी है।
फिर इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो कुछ चीजें आ जाती हैं वो भी हम आपको कराए दे रहे हैं। इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था जो क्षेत्रफल था इसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था क्षेत्रफल इसका। क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था इसका 13 लाख, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था इसका। और जब इतने गांव हुई थे इसमें तो क्षेत्रफल तो बड़ा होगा। इसमें एक स्नानागार आ जाता है, वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिंधु सभ्यता को ही, इसे ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी? सिंधु सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें स्नानागार भी मिला था और इसमें पशुपति शिव, इसमें पूजा किसकी होती थी? यहाँ पे लोग पूजते किसे थे? इसमें मिले हैं साक्ष्य पशुपति शिव के। पशुपति शिव किसे कहा जाता था? इसमें क्या था? एक योगी बैठे हुए थे, योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी था। दाईं ओर क्या था? बाघ और हाथी था, और बाईं ओर गेंडा था और भैंसा था, और इनके त्रिशूल निकला हुआ था। यहाँ पर इनके त्रिशूल निकला हुआ था। तो ये श्रृंगी पशु बोले जाते थे, मतलब देवताओं का नाम दिया था। तो ये लोग पूजा भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, वहां वो भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या है? श्रृंगी पशु। इन्हें श्रृंगी पशु लिख लीजिए आप, श्रृंगी पशु, क्योंकि इनके आसे पासे जानवर थे ना, हाथी बैल घोड़ा ये भी मिले थे। तो आप इसमें ये भी लिख लीजिएगा कि दाईं ओर कौन था? बाघ और हाथी। दाईं ओर बाघ और हाथी था, और बाईं ओर गेंडा। बाईं ओर कौन था? बाईं ओर था गेंडा और भैंसा। और इनके ऊपर से त्रिशूल निकला हुआ था, त्रिशूल ऊपर से निकला था, इसलिए इन्हें श्रृंगी पशु भी कहते हैं। ये लोग पूजा भी करते थे, और इन्हें ही पशुपति शिव भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पशुपति शिव। तो इतने साक्ष्य हमें यहाँ से ही मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, वो हमें पता होनी चाहिए, वो हमने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी मिले थे? ये त्रिभुजाकार भी था, ये भी आप लिख लीजिए। ऐसी सभ्यता त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार मतलब इस प्रकार की त्रिभुजाकार, कि ये क्षेत्र इधर तक फैला हुआ था, इधर तक फैला हुआ था, इधर तक फैला हुआ था। ये इस प्रकार से जो क्षेत्र फैला हुआ था कि इसका त्रिभुज का आकार था। और सड़कें कैसी थी? सड़कें 90 डिग्री की, 90 डिग्री का कोण बना रही थी, मतलब समकोण थी, समकोण थी। सड़कें कैसी थी? सड़कें भी इसमें समकोण थी। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, ये सारे यहाँ से मिले थे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे आज खत्म करते हैं। उसके बाद आपके लिए आगे इसी प्रकार से लाते रहेंगे, और हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से, कहानी की तरीके से एक आपको समझाते रहेंगे, जिससे हिस्ट्री आपको दोबारा ना पढ़नी हो। ये नहीं कि हर एग्जाम के लिए फिर से हिस्ट्री पढ़नी पड़े। एक बार में पढ़िए और हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। थैंक यू।